Alright. पहला टॉपिक है हमारा वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शन से पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये कि वॉल्केंस क्या होते हैं। वॉल्केंस माउंटेन्स के ऊपर या जमीन के अंदर, जरूरी नहीं है माउंटेन्स के ऊपर, लेकिन एक जमीन के अंदर एक वेंट होता है या एक ओपनिंग होती है जहां से लावा या टेफ्रा या स्टीम जो है इरप्ट होती है, उसको कहते हैं वॉल्केंस। वॉल्केनिक इरप्शन उस वॉल्केन से, उस वेंट में से जो भी इरप्शन निकलती है, जो भी मादा निकलता है, वो वॉल्केनिक इरप्शन है। एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है वॉल्केनिक इरप्शन की। डेफिनेशन इसकी प्रॉपर क्या है? अ वॉल्केनिक इरप्शन इज द सडन रिलीज ऑफ मॉल्टन रॉक्स। जिसे जमीन के बिल्कुल नीचे जो मेंटल है उसमें पिघली हुई रॉक्स हैं, उसे हम मैग्मा कहते हैं, या मोल्टन रॉक्स कहते हैं, या मैग्मा कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम मैग्मा है। मैग्मा निकलता है सडन रिलीज ऑफ molten rock, ash, gases and other materials from a volcano when pressure builds up beneath the earth's surface। जमीन के नीचे thousands of थ्री 1000 to 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से टेम्परेचर है, और इसी तरह टन्स ऑफ टेम्परेचर है, टन्स ऑफ प्रेशर है, जिसकी वजह से जो जमीन के नीचे रॉक्स हैं वो इतने हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से पिघल जाती हैं। वो पिघली हुई रॉक्स जो हैं वो लावा की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये जो आप नीचे देख सकते होंगे, ये डार्क ब्राउन जो है ये क्रस्ट है। यहाँ से जो मोल्टन रॉक्स हैं ये बाहर निकलती हैं। क्यों, कब निकलती हैं? कि इस सरफेस में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जब जरा सी मूव करती हैं तो क्या बनता है? एक वेल्व बनता है, एक वेंट बनता है। वो वेंट जो है रास्ता देता है किसको? इस मोल्टन रॉक्स को या मैग्मा को, कि वो जमीन से बाहर आ सकें। और ये ऊपर की सिर्फ ये आउटर सरफेस है जहां से वो जमीन के ऊपर आते हैं। अब या तो ऐसा हो जो ओशन के नीचे वॉल्केनोस होते हैं, वो जरूरी नहीं होता हर दफा के हम जब वॉल्केनिक इरप्शन का नाम आता है, वॉल्केनोस का नाम आता है, हमारे जहन में पहाड़ का इमेज बन जाता है जिसके ऊपर एक वेंट होगा। हर दफा वो पहाड़ जैसी शक्ल में नहीं होता। बाजू का जो समंदर के नीचे होते हैं वो बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है, लेकिन जब टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव करती हैं तो उनको एक वेंट मिल जाता है और वहां से वो लावा या ये इरप्शन जो है होती है, और समटाइम्स वो लैंड तक नहीं आ पाती, वो ओशन के अंदर ही सेटल डाउन हो जाती है। तो ये सारी जो है वो वॉल्केनिक इरप्शंस में ही आती हैं। एशेस, एक वाइट ऐश है जो निकल, जैसे ये इसके ऊपर धुआं सा दिख रहा है, ये वाइट ऐश है। समटाइम्स जो है हर दफा लावा नहीं निकलता, बाजू का सिर्फ ये ऐशेज ही निकलती हैं, ऐश निकलती है और आसपास के सारे एरिया के ऊपर एक स्नो की सी लेयर बन जाती है। ये ऐश जो है ह्यूमन बींग्स के लिए तो इतने नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है। और इसका एक फायदा जो है लैंड पे वो ये होता है कि जब ये कूल डाउन हो जाती है तो उस एरिया की लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी कोई थाउजेंड्स टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए तो इतनी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये जो ऐश है वॉल्केनिक इरप्शन में, ये जो इसकी एक इरप्शन है ऐश इरप्शन, ये बहुत फायदा भी देती है लैंड को। डेफिनेशन देखिए हमने, द वॉल्केनिक eruption is the sudden release of molten rocks, ash, gases and other materials from a volcano when pressure builds up beneath the earth surface। जमीन के नीचे जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो मॉल्टन रॉक, ऐश, गैसेस या दूसरे मटेरियल्स की सूरत में उस वेंट से बाहर निकलता है। वॉल्केनिक eruption कैन लास्ट डेज, मंथ्स एंड इवन ईयर्स। महीनों, सालों और बाज़ कई दिनों तक ये इरप्शन होता रहता है। सवाल ये है कि हम वॉल्केनिक इरप्शन क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इस हैजर्ड को पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई? जियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, जैसे कि हमने देखा कि यूनिवर्स बनने की थ्योरी जो हमारे पास आती है, बिग बैंग थ्योरी आती है। सो अर्थ की जो सेटलमेंट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसको स्टडी करने के लिए, या उसका जो भी इतनी लैंड है, इतना वाटर है, यहाँ पे ये टेम्परेचर है, वहां पे वो टेम्परेचर है, वो सारा कुछ जो है जियोलॉजिस्ट उस चीज को स्टडी करते हैं और वो कहते हैं कि इस स्टडी में या अर्थ के ये जो स्ट्रक्चर इस वक्त हमारे सामने है, इस स्ट्रक्चर में ये वॉल्केनिक इरप्शंस का सबसे बड़ा हाथ है। दूसरा, हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्यों है इनको इनको पढ़ना, कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तीसरी क्यों जरूरी है कि ये वॉल्केनिक इरप्शन अलाउज अस टू सेव लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, कि अगर हम वॉल्केनिक इरप्शन को के पैटर्न को समझा जाए या समझने की कोशिश की जाए
तो फ्यूचर में होने वाले नुकसानात से बचा जा सकता है। जब भी आप हैजर्ड्स तैयार कर रहे होंगे, आपका एक डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है उन हैजर्ड्स का। आपने नेचुरल हैजर्ड्स में आपको कॉजेज आने चाहिए, इफेक्ट्स आने चाहिए, और कुछ वेज ऑफ मिटिगेशन। ये चार चीजें आपके इसमें जरूर होनी चाहिए। और एक एग्जांपल भी, एग्जांपल चाहे तो रिसेंट भी डाल सकते हैं और एग्जांपल चाहे तो पास्ट से भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जरा करीब करीब की एग्जांपल ले लें। पिछले कोई 2-3 साल में अगर ऐसी कोई हैपनिंग हुई है तो उसे अपने पेपर की जीनत जरूर बनाएं, बजाय इसके कि आप 100 साल 2 साल पहले वाली, 100-200 साल पहले वाली एग्जांपल्स डालें अपने पेपर में। अच्छा जी, कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन। 3 कॉजेज मैंने यहाँ पे लिखी हैं। मैग्मा राइजिंग ड्यू टू प्रेशर, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट एंड गैस बिल्डअप। Magma rising due to pressure. Deep within the earth, rocks melt and form molten rocks called magma. वही जो अभी आपको बताया कि जेर जमीन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो रॉक्स होती हैं वो पिघल जाती हैं, और वो पिघली हुई रॉक्स क्या कहलाती हैं? मोल्टन रॉक्स भी कहलाती हैं और मैग्मा भी कहलाती हैं। एज मैग्मा राइजेस द प्रेशर बिल्ड्स अप बिकॉज इट कंटेन गैसेस। मैग्मा जैसे ही ऊपर आता है, मैग्मा कहाँ से आता है? हमारी बिल्कुल मेंटल से ऊपर आता है, क्रस्ट की तरफ जब आता है तो वहां पे उसकी डेंसिटी कम होती है। जो पास में रॉक्स हैं वो सॉलिड रॉक्स, कुछ हिस्से सॉलिड्स हैं और बाकी जो पिघला हुआ जो ये है मैग्मा है या पिघली हुई रॉक्स हैं, उनकी डेंसिटी कम है, तो उनको एक वैक्यूम मिल जाता है, या यूं कहें कि उन्हें स्पेस मिल जाती है कि वो थोड़ा ऊपर अपलिफ्ट हों, या ऊपर की तरफ। जैसे जैसे ग्रेविटी है, ग्लास में पानी डालें उसे गिराएं तो पानी नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल वैसे ही उस वेंट की वजह से एक सक्शन बनती है, या आप कह लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स टाइप एक मैकेनिज्म वहां पे डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्मा जो है वो बिल्कुल सेटल नहीं रहता नीचे, वो ऊपर की तरफ आता है। When the pressure becomes too great, the magma forces its way through cracks in the earth's surface, causing an eruption. कहता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो मैग्मा क्या करता है? अर्थ की सरफेस के ऊपर क्रैक्स डालता है। वो क्रैक्स दरअसल सिर्फ मैग्मा खुद नहीं डाल रहा होता, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट मूवमेंट हर वक्त हो रही है। जब वो मूवमेंट, जो रॉक्स हैं जमीन, जेरे जमीन, वो रॉक्स और वो प्लेट्स उस मूवमेंट को विदस्टैंड नहीं कर पाती, तो हमें जमीन के ऊपर जलजला महसूस होता है। मूवमेंट हर वक्त हो रही है। तो वो जो मूवमेंट से होती है ना टेक्टोनिक प्लेट्स की, उससे थोड़ा सा कह लें कि क्रैक बनता है, या एक सॉफ्ट एरिया जनरेट होता है वहां पे। जो मैग्मा है, हाई प्रेशर की वजह से जब वो प्रेशर ऊपर की तरफ आता है तो उस जगह से जमीन में क्रैक आ जाता है और इरप्शन होती है। दूसरी कॉज जो है वॉल्केनिक इरप्शन की, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। द अर्थ सर्फेस इज मेड ऑफ लार्ज पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स के समझने की आपको कम से कम जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जरूरत नहीं है। कि जमीन जो है वो लार्ज प्लेट्स से मिलके बनी है, उन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो हर वक्त हरकत में है। When these plates collides, pull apart और slide past each other, जब ये वाली प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, या एक दूसरे के ऊपर से हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के ऊपर से मूव करती हैं, तो क्या होता है? इट कैन क्रिएट ओपनिंग फॉर मैग्मा टू एस्केप, लीडिंग टू अ वॉल्केनिक eruption. इट कैन क्रिएट ओपनिंग्स फॉर मैग्मा। ये मैग्मा के लिए कोई ओपनिंग क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल दोनों हाथों को अगर आप अपने साथ जोड़ें तो इन दोनों में कोई स्पेस नहीं है। अगर इसमें थोड़ी सी स्पेस आ जाए तो क्या है, उतनी सी जगह भी इसको eruption के लिए मिल जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स भी होती हैं जमीन के नीचे। गैस बिल्डअप। Magma contains gases like water vapors, carbon dioxide, and sulfur dioxide. As magma moves towards the surface, the gases expand. क्यों expand करती हैं? गैस का आपको खुद पता होगा कि गैस का अपना कोई शेप नहीं है, अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। गैसेस को अगर एक बड़े से कंटेनर के अंदर गैस को बंद कर दिया जाए तो वो उतनी सारी जगह ही ऑक्यूपाई कर लेगी, और अगर उसी गैस को कंपैक्ट करके एक छोटे कंटेनर में भर दिया जाए तो वो उतनी छोटी सी जगह पे भी पूरी आ जाएगी। तो जैसे सरफेस नीचे पैक थी, ऊपर और सरफेस थी, बीच में उसे एक वेंट मिला, तो क्या होगा? गैसेस जो है फटाफट किस जगह पे जाने की कोशिश करेंगी? जो रूम जितना भी अवेलेबल होगा उस सबको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी। इसी वजह से क्या होती है? गैस बिल्डअप होता है, या गैस की इरप्शन होती है। इफ द गैस प्रेशर बिकम्स टू हाई, इट कैन कॉज अ सडन एंड एक्सप्लोसिव इरप्शन। कहता है अगर सडनली प्रेशर बढ़े तो क्या होता है? सडन इट कैन कॉज अ सडन एंड एक्सप्लोसिव इरप्शन।
एग्जाम्पल में माउंट टेम्ब्रो है, और इंडोनेशिया में 1815 में एक eruption हुआ था, वॉल्केनिक eruption हुआ था, 71,000 लोग उसमें मारे गए। ठीक ठाक एक डिवास्टेटिंग हैपनिंग थी जो जमीन ने देखी। मॉन्ट इतना है, ये इटालियन वर्ड है, और इटली में वाक़या है। ये वाली भी काफी डिवास्टेटिंग eruption थी, वॉल्केनिक eruption, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। मोस्ट एक्टिव, हर वक्त यहाँ से खतरा लाहक ही रहता है कि अब eruption हुई, कि अब eruption हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट एक्टिविटी ऑफ एक जगह से जहां से eruption हो 1000 ईयर्स तक, वो जो है ना, जियोलॉजिस्ट की नजर में वो जगह वॉल्केनो की डिक्शनरी में ही रहती है, या वॉल्केनो की लिस्ट में ही रहती है, कि 1000 साल तक भी अगर उस जगह से दोबारा किसी भी किस्म का eruption हो, या वहां से लावा निकले, या गैसेस निकले, या कोई भी और किसी भी टाइप का eruption हो, तो वो वॉल्केनो ही कहलाती है वो जगह। तीसरी है ला पाल्मा, स्पेनिश वर्ड है ला पाल्मा, द ट्री, पाम ट्री। सिंपल सी एग्जांपल है, पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं जी इम्पैक्ट्स की तरफ। इम्पैक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक eruption। वॉल्केनिक eruption के क्या इम्पैक्ट्स हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। लावा जब बाहर निकलता है, या जब ऐश निकलती है, तो बताया मैंने आपको पहले कि जब ऐश आउटफ्लो होती है तो क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। वॉल्केनिक एशेस, इससे रेस्पिरेटरी, जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डक्ट का प्रॉब्लम हो, तो इनके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। लॉस ऑफ लाइफ, एक्सप्लोसिव इरप्शंस एंड सुनामी कॉज्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी कैन लीड टू फैटेलिटीज। जी, अमवात हो सकती हैं बिल्कुल। डिस्ट्रप्शन ऑफ एयर ट्रैवल, जब ऐश आती है, ये जैसे ऊपर आपने एग्जांपल में देखा, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। इसी तरह के डार्क कलर के क्लाउड्स होते हैं उस गैस के। जो हमारा एयर ट्रेवल वाला सारा सिस्टम है, या फ्लाइट्स का सिस्टम है, वो सारा खराब हो जाता है। अगर कोई प्लेन्स वगैरह इस एरिया से गुजर रहे हों, तो उनके लिए विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो एक इसका इम्पैक्ट ये भी है वॉल्केनिक eruption का। ये जैसे हमने ऊपर वाले इसमें देखा, माउंट एटना में फ्रीक्वेंट जो है एक्टिविटी वहां पे चलती ही रहती है, तो ऐसे एरियाज जो हैं, ये फ्लाइट्स वगैरह के लिए सेफ नहीं है। क्लाइमेट चेंज आता है। Large eruptions can release ash and gases into the atmosphere, cooling the earth temporarily and affecting weather patterns. Types of volcanoes. ये volcanic eruptions की types नहीं है, volcanoes की types हैं। Types of volcano में first type है shield volcano। किस तरह का होता है, या किस तरह की साख्त है इसकी? Broad, gently sloping volcanoes formed by flow of low viscosity lava that spread over large areas. ब्रॉड होते हैं, नैरो नहीं होते, और जेंटल स्लोप होती है, स्टीप स्लोप नहीं होती। ठीक है, कैसे बनता है? लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहते हैं डेंसिटी को। लो विस्कोसिटी लावा के फ्लो करने की वजह से जो एक लो स्टीप या जेंटल जेंटल स्लोपी एरिया जो बनता है, ब्रॉड जेंटल स्लोपी, उस वॉल्केनो को क्या कहते हैं? शील्ड वॉल्केनो। एग्जाम्पल सबकी लिखी हुई है साथ में। स्ट्राटोवोल्केनोस हैं, ये स्टीप होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं बिल्कुल, मेड ऑफ ऑल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ लावा फ्लोज। लावा जो है बाजू का निकलता है और लैंड तक आता है, बाजू का ऐसा होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने कुछ वीडियोस में देखा हो, या न्यूज वगैरह में, अगर आप नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते हो, तो ऐसी चीजें अक्सर आपकी नजर से गुजरी होंगी, कि जैसे पानी में बबलिंग होती है, इसी तरह जो माउंटेन्स हैं, जो माउंटेन नुमा वॉल्केनोस हैं, उसके अंदर भी बबलिंग होती रहती है। सो वहां से थोड़ा थोड़ा लावा बाहर निकलता रहता है, जमीन तक पे ज्यादा एरिया तक फैले या ना फैले, लेकिन उस वेंट से निकलता रहता है। सो ये स्ट्राटोवोल्केनोस उसकी एक टाइप है। सिंडर कोन वॉल्केनोस हैं, स्मॉल हैं, small has steep-sided volcanoes made up of volcanic debris like ash, cinders, and rocks that accumulate around a single vent. कहता है जी
स्टीप साइडेड वॉल्केनोज हैं जो कि कह लें कि वॉल्केनिक डेब्रिस कहते हैं मलबे को, वॉल्केनिक मलबा जैसे कि एशेस हैं, सिंडर्स हैं, ये रॉक्स हैं, उनके वेंट के साइड पे अकुमुलेट होने की वजह से जो वॉल्केनो बनता है वो सिंडर कॉन वॉल्केनो है। लावा डोम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लावा डोम्स, राउंडेड डोम शेप volcanoes formed by slow lava eruption that pile up around the vent, creating thick viscous lava. Round dome shaped volcanoes formed by slow lava eruptions. स्लोली जो लावा इरप्शंस होती रहती हैं उससे गुंबद नुमा जो एक वॉल्केनोस बन जाते हैं वेंट के अराउंड, उसे क्या कहते हैं, क्रिएटिंग थिक विस्कस लावा, वो क्या है, लावा डूम्स। सुपर वॉल्केनोस हैं, मैसिव वॉल्केनोस दैट प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लार्ज, एक मिनट जी। सुपर वॉल्केनोस थे, मैसिव वॉल्केनोस दैट प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लार्ज एक्सप्लोसिव eruptions capable of causing global effects। एग्जाम्पल इसकी साथ में लिखती है। कुछ स्ट्रेटजीज इसमें लिखी हैं कि वॉल्केनिक eruption से जो वॉल्केनिक हैजर्ड्स हैं इसकी मिटिगेशन के लिए कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। पहले तो पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा, इस तरह के एरियाज जहाँ पे वॉल्केनिक करप्शन हो सकती है उन्हें जल्दी या टाइमली सेफर टाइम जोन में इवैक्यूएट करवा लेना चाहिए। अव्वल तो लोग जल्दी से अपने एरिया नहीं छोड़ते, लेकिन ये कि गवर्नमेंट को इस तरह के मेजर्स लेने चाहिए जहाँ पे पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जाए कि कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है ये उनके लिए और उनकी जानों के लिए, और उनको एक टाइमली एक सेफर ऑप्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसे एरियाज में जो कंस्ट्रक्शन है उसी को अवॉइड करना चाहिए। और इंटरनेशनली भी बजाय इसके कि हर कंट्री अपने 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 एरिया को देखे या अपने हैजर्ड को देखे, ये एक एरिया तक महदूद नहीं रहता। इसका जो इफेक्ट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक कंट्री तक महदूद रहेगा, आसपास के इलाके भी इससे मुतासर होते हैं। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए या इंटरनेशनली इस चीज को देखा जाना चाहिए, या यूनाइटेड नेशंस इसमें अपना रोल प्ले करे और इसके इफेक्ट्स को मिटिगेट किया जाए। एक रिएक्टिव अप्रोच होती है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। वॉल्केनिक इरप्शन के केस में रिएक्टिव अप्रोच जो है वो इतना ज्यादा आपके काम नहीं आएगी। ये जितने भी नेचुरल हैजर्ड्स हैं उसमें आपको रिएक्टिव अप्रोच नहीं चाहिए होती, उसमें आपको प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए होती है। नुकसान होने से पहले हाथ पांव हिलाने होते हैं, भले नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। सुनामीज, Tsunami is a series of large ocean waves caused by powerful disturbance like underwater earthquakes or volcanic eruptions। कहता सुनामी जो है ना लार्ज ओशन वेव्स हैं जो कि जमीन जेर जमीन जो डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से जो ऊंची ऊंची वेव्स उठती हैं उसे सुनामी कहती हैं। वो वेव्स किस वजह से उठती हैं, जेर जमीन आने वाले जलजले और वॉल्केनिक eruptions की वजह से। मैंने आपको पहले भी जब टॉपिक स्टार्ट किया उस वक्त बताया कि वॉल्केनिक eruptions जो है सारी इस तरह की नहीं है कि जब भी वॉल्केनिक eruption या वॉल्केनोस का नाम आता है तो हमारे दिन में एक माउंटेन स्ट्रक्चर आ जाता है, ऊपर वेंट होगा, लेकिन वो एक टाइप है। ऐसे वॉल्केनोस भी हैं जो समंदर के नीचे हैं, उनका जमीन के ऊपर कुछ भी हमें कोई भी प्रेजेंस दिखाई नहीं देती, लेकिन उन एरियाज में या उन जगहों पर ओशंस के उन एरियाज में वॉल्केनोस हैं। सो उस एरिया में जब भी वॉल्केनिक eruption होती है तो सुनामी आते हैं। These waves can travel at high speeds। ये जो सुनामी की लहरें होती हैं ये हाई स्पीड पे ट्रेवल कर सकती हैं। Grow taller as they approach land, causing devastating floods in the coastal areas। टॉल वेव्स होती हैं, स्पीड इनकी हाई होती है, जब लैंड के साथ टकराती है तो स्पीड और ज्यादा हाई हो जाती है। जितनी इनके रास्ते में चीजें आती हैं ना ये वेव्स उसके साथ टकरा के कम नहीं होती। नॉर्मल वेव का ये पैटर्न है कि जब वो वेव फ्लो कर रही होती है वो किसी चीज के साथ टकराती है तो उसकी वेवलेंथ कम होती है, स्पीड स्लो होती है। लेकिन ये जो सुनामी वाली वेव्स होती हैं, ये सुनामी वाली जो बड़ी बड़ी ओशन वेव्स होती हैं, इनके रास्ते में जब कोई चीज आती है, कोई बिल्डिंग आती है, कोस्टल एरिया आता है, जमीन
जब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टकराती हैं तो ये वेव्स, इनकी वेवलेंथ कम नहीं होती, इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है और स्पीड हाई होती है, और दिखने में ये वेव्स हैं टॉलर होती चली जाती हैं। जब भी वेव्स की वेवलेंथ लॉन्ग होगी उसकी स्पीड शॉर्ट होगी, जब उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो उसकी स्पीड हाई होगी। हाई स्पीड वाली वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। एक्सप्लेनेशन, सुनामी वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शंस। जिस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस होती है, जैसे जमीन के नीचे अगर जलजिला आया है, समंदर में जलजिला आया है, तो जिस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस हुई है उस पॉइंट से हर जगह फैल जाएंगी ये वाली वेव्स। इन डीप वाटर दे ट्रेवल क्विकली विद मिनिमल हाइट, तथा गहरे पानियों में, जहाँ पे समंदर गहरा है वहां पे ये जो है इनकी हाइट कम होगी, मिनिमल हाइट के साथ ट्रेवल करती हैं और तेजी से ट्रेवल करती हैं, स्पीड ज्यादा होगी, हाइट कम होगी। सो दे आर लेस नोटिसेबल टू शिप्स। शिप्स जो आसपास से गुजर रही होती हैं वो उसको इतना ज्यादा नोटिस नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि वो मामूल की वेव्स लगती हैं। सुनामी वेव्स एंटर शैलोअर वाटर्स नियर द शोर। अच्छा जी, जैसे ही वो साहिल समंदर के आसपास के एरियाज में आते हैं तो क्या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेक्ट करती हैं? स्पीड कम हो जाती है, वेवलेंथ कम हो जाती है, वेव की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वेव की स्पीड भी कम हो जाती है जब वो साहिल के करीब आती है, वेव की वेवलेंथ भी कम हो जाती है, और लेकिन उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। द वेव हाइट increases dramatically, sometimes reaching several meters or more, due to the compression of the wave energy into a smaller volume of water। ठीक है, पहले समंदर गहरा था, वॉल्यूम पानी का वहां पे ज्यादा था, जो नीचे जो उसकी थी हाइट थी वो नीचे रह रही, या हाइट वो ले ही नहीं रहा था। अब पानी जो है वो शैलोअर हो गया, लैंड के करीब जो है पानी शैलो हो जाता है, समंदर भी शैलो होता है। जैसे अक्सर आपने वीडियोस में देखा हो या किसी ने एक्सपीरियंस भी किया हो, तो साहिल समंदर पे लोग चल रहे होते हैं, पानी वहां आ रहा होता है लेकिन डेप्थ नहीं होती, शैलो वाटर होता है। तो ऐसे एरियाज में इसकी हाइट जो है वो ज्यादा हो जाती है। अगला जो प्रैक्टिस वो दिखाती है क्या, ब्रेकिंग ऑन शोर। व्हेन द waves reach the coast they can grow to be very tall and powerful। जब वो साहिल के करीब पहुंचती हैं तो क्या होता है, टॉल भी हो जाती हैं, पावरफुल भी हो जाती हैं। द फर्स्ट वेव इज ऑफन नॉट द लार्जेस्ट। जो पहली वेव आती है वो इतनी लार्जेस्ट नहीं होती, जो सब्सिक्वेंट वेव्स होती हैं उसके पीछे और वेव्स आ रही होती हैं वो उतनी बड़ी भी होती हैं और डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। कॉजेज ऑफ सुनामी, अंडरवाटर अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption एंड लैंडस्लाइड, ये तीन कॉजेज हैं सुनामीज की। द मोस्ट कॉमन कॉज, then tectonic plate shift, they can displace huge amount of water creating a tsunami। वॉट जमीन के नीचे जब भी डिस्प्लेसमेंट होगी तो क्या होगा, सुनामी आएगा। वॉल्केनिक eruption नियर और अंडर द ओशन, समंदर के करीब या समंदर के नीचे, डिस्प्लेस वाटर एंड जनरेट सुनामी वेव्स। लार्ज लैंडस्लाइड इनटू द ओशन और अंडर वाटर कैन पुश वाटर क्रिएटिंग सुनामीज। अच्छा जी, अभी एक बात आपको वैसे पता होनी चाहिए कि वॉल्केनिक eruptions का और सुनामी का आपस में क्या ताल्लुक है। अब वॉल्केनिक eruption स्पेशली दोज दैट कॉज अंडर वाटर एक्सप्लोजन, वॉल्केनिक eruptions वो जो कि स्पेशली वो जो कि अंडर वाटर एक्सप्लोजन होते हैं, जो मैंने आपको बताया समंदर के नीचे भी वॉल्केनोज होते हैं, और collapse of volcanic islands can lead to massive water displacement and trigger tsunamis। Impact of tsunami, loss of life and property, एनवायरमेंटल डैमेज एंड इकोनॉमिक लॉस होता है जी। लाइफ एंड जमीन और हमारे क्या कहते हैं प्रॉपर्टी और इंसानी जानो माल का खतरा है सुनामी। एनवायरमेंटल डैमेज है कैसे, इकोसिस्टम तबाह हो जाता है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है सारे पोल्यूट हो जाते हैं, और मेरीन हैबिटेट डैमेज हो जाता है। जो जेरे जमीन जो हैबिटेट है, जो जेरे जमीन आप इसको इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, वो सारा का सारा तबाह हो जाता है। इकोनॉमिक लॉस कैसे है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, इंडस्ट्री, फिशिंग वाली, टूरिज्म वाली, ट्रांसपोर्टेशन वाली सारी इंडस्ट्री आपकी ये तबाह हो जाती है। टूरिज्म तो बिल्कुल खत्म होने तक आ जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक ठाक नुकसान होता है। ways to mitigate, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए, बिल्डिंग सी वॉल्स, कोस्टल defenses like sea walls can reduce the force of incoming waves and protect infrastructure। ये भी ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लेविस के नाम से अक्सर रिवर्स के आसपास किया जाता है। एक वॉल बना दी जाती है ताकि उसके जो फ्लो है ना उसको, रिवर का फ्लो जो है उसको
क्या कहना चाहिए, एक डायरेक्शन दी जा सके या उसको रोका जा सके दो बाउंड्रीज के दरमियान में। तो ऐसा कॉन्सेप्ट रिवर्स पे तो लगता है ये एक इसका एक वे क्या है कि समंदरों के आसपास भी कोई ऐसी वॉल बना दी जाए। evacuation plan, educating people and preparing emergency plans help minimize coastlines when tsunami strikes। एग्जाम्पल में 2004 में जो इंडियन ओशन में सुनामी आया, वो आप एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखी है, आप गूगल करके और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। फ्लड्स, अभी बाकी के जो दो टॉपिक हैं बहुत आसान से टॉपिक हैं, आप खुद भी पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आप इसे एक दफा एक थॉरो और फोकस रीडिंग दे दें तो आप इसके सारे पॉइंट्स को आसानी से समझ सकेंगे। A flood is an overflow of water onto normally dry land, typically caused by heavy rainfall। मेजर कॉज जो है ना फ्लड्स का क्या है, हैवी रेनफॉल है, रैपिड स्नो मेल्ट और अदर फैक्टर्स दैट लीड टू एन एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ वाटर। जमीन के ऊपर जब भी एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ वाटर होगा तो क्या आएंगे, सैलाब आएंगे। सैलाब कैसे बनते हैं, तीन चार रीजंस हैं सैलाब कैसे बनते हैं। एक्सेसिव रेनफॉल, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है। रैपिड स्नो मेल्ट, जब टेम्परेचर हाइक्स की वजह से ज्यादा जो बर्फ है वो पिघलती है और तब भी सैलाब आते हैं। ओवरफ्लोइंग रिवर्स, rivers can overflow their banks due to high rainfall or upstream water flow, leading to widespread flooding in adjacent areas। समंदर दरियाओं में जब पानी का फ्लो बढ़ता है या दरियाओं में जब पानी का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, आसपास के इलाकों में सैलाब आते हैं। स्टॉर्म सर्जेस, coastal areas can experience flooding from storm surges during hurricanes or typhoons where high wind push ocean water onto land। ऐसी हवाएं चलती हैं जिनसे समंदर का पानी बड़ी बड़ी लहरों की सूरत में जमीन पर आने लगता है। टाइप्स ऑफ फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स हैं, रिवर फ्लड्स हैं, कोस्टल फ्लड्स हैं और अर्बन फ्लड्स हैं। चार टाइप्स हैं हमारे पास फ्लड्स की, फ्लैश फ्लड्स, रिवर फ्लड्स, कोस्टल फ्लड्स एंड अर्बन फ्लड्स। सडन एंड फ्लैश फ्लड्स क्या है, सडन एंड इंटेंस फ्लडिंग दैट अकर्स विद इन मिनट्स और आवर्स ऑफ हेवी रेनफॉल। हेवी रेनफॉल के चंद मिनटों या घंटों के अंदर अंदर जो है ढेर सारा जो सैलाब आ जाता है वो हमारा फ्लैश फ्लड है। कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस एंड लीड टू रैपिड इनंडेशन ऑफ एरियाज। रिवर फ्लड्स, ग्रेजुअल फ्लडिंग ऑफ रिवर बैंक्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग रेनफॉल और स्नोमेल्ट दैट। रिवर फ्लड्स कैसे आते हैं, दरियाओं के अंदर जो ग्रेजुअल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है पानी का लेवल, या तो स्नोमेल्ट की वजह से या रेनफॉल की वजह से। अफेक्ट लार्जर एरियाज एंड कैन लास्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। जितना ग्रेजुअल उसका इंक्रीज है उतना ही उसका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है और उतना ही दूर रस नुकसान पहुंचाता है। रिवर फ्लड्स, कोस्टल फ्लड्स, फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज caused by storm surges, high tides and tsunamis। आम सा कॉन्सेप्ट है कोस्टल एरियाज में ये वाला फ्लड। अर्बन फ्लड्स अगर इन बिल्ट अप एरियाज वेयर ड्रेनेज सिस्टम कांट कोप विद हेवी रेनफॉल। अब ये अगर ये अर्बन फ्लड्स को अवॉइड किया जा सकता है अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। जहां पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता वहां पे क्या है, हेवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, वाटर इनफ्लक्स होता है और सैलाब आ जाता है। वो पानी जिसने ड्रेन हो जाना था वो पानी आपका सिस्टम सही ना होने की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम सही ना होने की वजह से आपके लिए सैलाब बन गया है। पानी जमीन पर अल्लाह की रहमत है लेकिन इंसानों की मिसमैनेजमेंट की वजह से हम इसे अपने लिए मुसीबत बना लेते हैं। अगर चीजों को मैनेज किया जाए तो ये इतनी डिवास्टेटिंग ना रहेगी या इनके इफेक्ट को भी कम किया जा सकता है। कॉजेज ऑफ फ्लड्स, हेवी रेनफॉल, रैपिड स्नो मेल्ट, डैम और लेवी फेलियर। यही बताया था मैंने आपको भी पीछे। डैम और लेवी फेलियर, डैम जो है वो स्ट्रक्चर है या वो एक बिल्डिंग एक बनाई जाती है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है अमूमी तौर पे उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए या उसे बिजली वगैरह लेने के लिए जो कंस्ट्रक्शन की जाती है वो डैम होती है। लेवी जो लेवीज क्या होती हैं, एक इसे आप दीवार कह सकते हैं जो कि दरिया के इर्द गिर्द बनाई जाती है, दोनों साइड्स पे बनाई जाती है ताकि उसके फ्लो को एक जगह पे रखा जा सके, ताकि जब पानी दरिया के अंदर आए तो वो साइडों वाले एरिया में ना चला जाए, एक डायरेक्शन में जो दरिया है वो आ, बहे। उसके लिए ये लेवीज बनाई जाती हैं, वॉल्स कह सकते हैं आप। Storm surges, high winds and low pressure associated with storms can push ocean water inland, flooding coastal areas। Impacts क्या हैं floods के, property damage,
इम्पैक्ट क्या है फ्लड्स के? प्रॉपर्टी डैमेज, हेल्थ रिस्क और एनवायरमेंटल डैमेज। एग्जाम्पल पाकिस्तान के 2022 में आने वाले फ्लड की आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। एवलांच। अच्छा जी, एवलांच क्या होता है? एन एवलांच इज अ सडन एंड रैपिड फ्लो ऑफ स्नो, आइस, डेब्रिस डाउन अ माउंटेन स्लोप। Avalanches can occur when a layer of snow collapses and slides downhill, often triggered by natural and human factors। अब अक्सर कार्टून्स में या किसी कार्टून में अमूमन ऐसे दिखाते हैं, एक स्नोबॉल जो है वो बना के फेंका और फिर जैसे जैसे वो मूव करता जाता है, डाउनहिल मूव करता जाता है, वो बॉल बड़ा होता जाता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, एवलांच कहते हैं बर्फ के तोड़े को। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या नेचुरल फैक्टर्स की वजह से बर्फ का जो एक तोता है या कहें कि बर्फ का एक बड़ा सा पीस है, जब वो टूटता है, वो अपनी जगह से स्लिप करता है तो वो फ्लो करना शुरू कर देता है डाउनवर्ड उसमें डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे वो फ्लो करता रहता है वैसे वो बड़ा भी होता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह भी करता रहता है और उसे अपने अंदर लपेटता भी जाता है। जैसे दरख्त है, जैसे कोई और चीज बीच में आई, वो उसको उसको भी खराब करेगा और उसे अपना हिस्सा बना लेगा, और वो जो है ना वो साइज में भी बड़ा उससे बड़ा होता चला जाता है। ये होता है एवलांच। दे कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस, बर्निंग एवरीथिंग इन देयर पाथ। क्योंकि रास्ते में जो चीज आएगी ना उसे तबाह कर देगा। अंडर अ थिक लेयर ऑफ स्नो एंड डेब्रिस, डेब्रिस कहते हैं मलबे को। हाउ एवलांच फॉर्म, बनते कैसे हैं? स्नो layers. Snow accumulates in layers on a slope over time. These layers can vary in density and stability. इसकी लेयर तह तह जमती जाती है बर्फ की। बर्फ की तह, अगर एक स्लोप के ऊपर बर्फ की तह जम रही है और जमती चली जा रही है, वो कहीं से थिक होगी, कहीं से उसकी थिकनेस कम होगी। जब वो वहां से टूटेगी तो क्या करेगी? मूवमेंट होगी उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इंस्टेबिलिटी, समटाइम्स अ वीक लेयर फॉर्म बिटवीन लेयर्स ऑफ स्नो। बाजू का कहता है लेयरिंग, स्नो हो रही है तो सारी की सारी एकदम नहीं पड़ गई, एक लेयर आई, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई। कहता है लेयर्स के बीच में बाजू का तो एक जो है ना वीक लेयर होती है, विच कैन बिकम अनस्टेबल। वो वीक लेयर जो है वो अनस्टेबल होती है, उसकी वजह से वो टूट जाती है, ऊपर की बर्फ भी और सारा वो एक पीस से टूट जाता है। फैक्टर्स सच एज heavy snowfall, rapid warming or disturbance like skies or snow borders can trigger the collapse of the snowpack. Collapse and slide. When the snow layer becomes too heavy or unstable, it collapses. The snow slides downhill due to gravity, picking up more snow and debris as it moves. Types of avalanches: loose snow avalanche, slab avalanche, and vent avalanche. अच्छा जी, टाइप्स आप पढ़ लीजिएगा, आसान सी टाइप्स हैं। कॉजेज देख लेते हैं। हेवी स्नोफॉल, टेम्परेचर चेंजेस, ह्यूमन एक्टिविटी। तीन कॉजेज हैं: हेवी स्नोफॉल, temperature changes, human activity. Large amount of new snow can add weight to the snowpack, increasing the risk of instability. Heavy snowfall हुई तो जो पहले से स्नो थी उसके ऊपर और स्नो आई, फिर क्या हुआ? कॉजेज बढ़